क्या दिखेगा अनुष्का कि ये NC0 दो बार आ गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर NC1 इंटू एक्स ये प्लस साइन के साथ है और NC1 इंटू एक्स यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, तो जब ये ऐड हो रहे होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जा रहे होंगे। फिर अगला टर्म देखो NC2x², ये प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे भी NC2x² प्लस साइन के साथ है, ऊपर नीचे देखो, तो इसका मतलब ये जब ऐड हो रहे होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगला टर्म है NC3x³, यहाँ पे जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका वो हो जाएगा -MC3x³, ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐड होगा तो उस टाइम पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इनको फाइनली हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बनता है, 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2x² एंड सो ऑन। मतलब ये कहने के लिए R की वैल्यूज जो है वो 0 2 4 इस तरीके से चलेंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसके बारे में सोचोगे एक बार, तो यहाँ पे n कितना है, ये तो मेरा n हो गया, ठीक है। अब अगर मैं उसी फॉर्मूला को फॉलो करूं तो इसका शुरुआत कहां से होगा, 7C0 से होगा, उसके बाद 7C2 √2 टू द पावर 2, उसके बाद क्या होगा, R का अगला इवन वैल्यू क्या आएगा, अगला इवन वैल्यू आएगा 4, तो 7C4 रखे हो तो अब √2 के ऊपर क्या पावर जाएगा, जो पावर C के नीचे लिखा हुआ रहता है वही आता है ना, तो ये 4 आ गया। फिर अगला वैल्यू क्या आएगा, तो अगला वैल्यू आएगा 7C6 √2 टू द पावर 6। इससे आगे हम बढ़ सकते हैं क्या, इससे आगे R का वैल्यू 8 हो जाएगा, लेकिन क्या वो 7 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज NCR में जो होता है वहां पे n इज या R की वैल्यू की अगर हम बात करें तो R हमेशा 0 से n के बीच में लाई करता है, n के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ना ही 0 से छोटा होगा और ना ही n से बड़ा होगा, ठीक है। ओके सर, ओके। और किसी कोई डाउट्स वगैरह है, वो थोड़ी देर में बताता हूँ दीक्षा, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो गाइस चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ कल तक हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक थे, ठीक है, इस जगह पे थे हम लोग, अब आज हमको यहां से शुरू करना है, राइट। एंड व्हाट आर वी एक्चुअली लर्निंग, ध्यान से सुनना, हमने लास्ट क्लास में मतलब पहले हमने देखा कि x + y होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या है, और उसके बाद उसमें से r + 1th टर्म को कैसे लिखते हैं। अब कल के दिन में हमने ये देखा था कि x + y की जगह x - y अगर होल टू द पावर n है, जैसे यहाँ पे x - y होल टू द पावर n है, तो उस केस में एक्सपेंशन में क्या चेंजेस आते हैं। अगर 1 + x टू द पावर n है तो उस केस में एक्सपेंशन में क्या होता है, या 1 - x टू द पावर n है तो उस केस में एक्सपेंशन में क्या होता है, ये चीजें हमने कहीं ना कहीं कल के दिन में देखी हुई थी, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ये सारे के सारे क्या है गाइस, ये सारे के सारे वो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो एक्सपेंशन के, तो दिस बिकम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, तो जैसे कि यहां से हमें अब यहां से शुरू करना है, राइट। अच्छा, तो जो एक्सपेंशन में NC0 NC1 जहां पे कॉम्बिनेशंस लग रहा होता है उसको एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे और जहां पे हम किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट निकाल रहे होंगे। इनफैक्ट कल के कहूत वाले क्विज में भी आपको किसी क्वेश्चन में x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा गया था, राइट। x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट, जैसे कि एक बार एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, 2x + 5 होल टू द पावर 8, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे गाइस, एनीवन, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स होंगे, राइट। तो अगर मैं इसका मतलब इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूं, r + 1 टर्म लिखने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, 8CR इंटू 2x होल टू द पावर 8 - r इंटू 5 to the power r, right? This is how I will write the general term. अब यहाँ पे अगर मैं x को एकदम अलग कर दूं और बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग करने की कोशिश करूं, तो 8CR तो मेरा ऑलरेडी अलग से है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो 2 × x है ना, तो इसमें हम 2 को अलग कर देंगे और x को अलग कर देंगे, तो 2 के ऊपर कितना पावर आएगा, 2 के ऊपर पावर आएगा 8 - r का,
फिर 5 के ऊपर कितना पावर आएगा, तो 5 के ऊपर पावर आएगा r का, ठीक है। और ये लास्ट में हमारे पास आया x टू द पावर 8 माइनस r। तो हाँ, आप लोग कल के जो ज्यादातर क्विजेस जो थे वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे कि हम पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म लिखने के बाद हम x के पावर को अलग कर लेते हैं, ठीक है। x के पावर को अलग करने के बाद अब मान लो कि अगर क्वेश्चन था टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर लेट्स से 5। अगर मुझे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना था, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x टू द जो भी टर्म होगा उसमें x टू द पावर 5 दिखना चाहिए, और x टू द पावर 5 को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूमेरिकल चीजें दिख रही हैं, ये जितनी भी चीजें दिख रही है एक तरीके से कह सकते हैं, वो सब x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट की तरह एक्ट करते हैं। तो अब आपको पता है कि हम इस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में रहने वाला है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि x टू द पावर 5 वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करते थे, किसी को याद है? अंजन को आवाज लो लग रही है। गाइस, क्या मेरी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? आनंद कह रहे तेज है, निखिल को प्रॉब्लम हो रही है, सिद्धांत कह रहे परफेक्ट है, आद्या कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, रिया कह रही है ठीक है। अंजन, अगर आप ईयरफोन नहीं यूज कर रहे तो एक बार ईयरफोन यूज कर लो, या फिर गलती से चेक करो कहीं आवाज तो कम नहीं है आपके फोन में, वॉल्यूम। एक मिनट, एनीवेज मैं एक बार ये चेंज कर लेता हूँ। ओके, अभी बताओ अभी कैसा है? यस सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो आकाश वेरी गुड। तो गाइस, अगर मुझे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है तो मैं देखूंगा कि x के ऊपर मेरा पावर क्या है, जनरल टर्म में मेरा पावर आ रहा 8 माइनस आर, और मुझे उस 8 माइनस आर की जगह पे क्या चाहिए, मुझे उस 8 माइनस 4 आर की जगह पे चाहिए 5। तो हम अपने माइंड में क्या बनाते हैं, हम अपने माइंड में सोचते हैं कि 8 माइनस 4 की जगह पे अगर 5 चाहिए तो मुझे आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो मुझे आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी कितना, आर की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 आने के बाद देयरफॉर जो कोफिशिएंट आएगा, अब वो कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी गाइस, उसकी वैल्यू होगी 8c3 इंटू 2 टू द पावर 8 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर r जो कि हो जाएगा अब 5 टू द पावर 3। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट बन जाता है। ऐसे करीब करीब हमने 3-4 क्वेश्चन तो कल के काहोट क्विज में भी देखे हुए थे, राइट। तो वहां पे ना वो पूरा कोफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा, अगर क्वेश्चन आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो उस केस में हम खाली वो एनसीआर वाला पार्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे x टू द पावर 5 का, अगर आपसे x टू द पावर 5 का बाइनोमियल कोफिशिएंट, उस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा, तो वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, बताओ। वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा सिर्फ 8c3। क्या ये चीज क्लियर है? स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जब बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाएगा तो सिर्फ एनसीआर, लेकिन अगर कोफिशिएंट बोला जाएगा तो एनसीआर के अलावा भी जितने भी न्यूमेरिकल चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबको लिखना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी को? एनीवन? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे को। आनंद कुमार, वेरिएबल से मतलब तो है ही ना कहीं, जब तक हमने इस r की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की,
जब तक हमने इस r की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की तब तक हम x टू द पावर 5 वाले टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट बता सकते थे क्या? आप खुद सोचो, जब तक हम r की वैल्यू नहीं निकाल पाते तब तक हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बता पाते? नहीं बता पाते। यस सिद्धांत, मेन फोकस r की वैल्यू फाइंड करने पे ही होना चाहिए। मेन फोकस r की वैल्यू फाइंड आउट करने के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है गाइस? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट दोनों में अंतर होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां पे? ये सब इजी पार्ट चल रहा है, मुश्किल पार्ट अब शुरू होगा धीरे धीरे। ठीक है, शिवम, रोशन, रिवांश, कोई दिक्कत है यहां पे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ, अगर पीएनसी याद है तो इसका आंसर भी कर पाओगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, क्योंकि हम बाइनोमियल कोफिशिएंट का ही स्लाइड है तो ये क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन x प्लस वाई टू द पावर n। इसके एक्सपेंशन में जो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम का वैल्यू क्या होगा, बताओ। वेरी गुड निधि, निधि ने आंसर दे दिया है। बाकी लोग बताइए क्या होगा आंसर। आनंद राज ने लिखा है 2 सिग्मा एनसीआर। आनंद, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि एनसीआर वाले जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे उनका सम का वैल्यू बताओ। आगे सिग्मा लगा दिया वो थोड़ी होगा। मैं आपको लिखा, एक बड़ा स्टेटमेंट लिखा और आपने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, यही तो हुआ। आप क्वेश्चन ही तो लिख रहे हो। माय क्वेश्चन इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से शुरू होंगे गाइस? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ये कहां तक चलेगा? ये चलते रहेगा हमारा NCN तक। मैं इसी का पूछ रहा हूं ना कि ये तो सारे x प्लस वाई टू द पावर n के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? वेरी गुड राघवेंद्र। तो निधि और राघवेंद्र ने आंसर दे दिया है। याद कीजिए, हम कहीं ना कहीं ये पीएनसी में देख चुके हैं। सो आकाश कह रहा है एनसीएन। आकाश, एनसीएन का वैल्यू तो 1 ही होता है और एनसीएन तो लास्ट टर्म है भाई। चलो देखो, द आंसर इज 2 टू द पावर n। अगर आपको याद होगा, द आंसर इज 2 टू द पावर n। नो आनंद, n इंटू एनसीएन का वैल्यू तो फिर n ही रह गया ना। देखो, द आंसर इज 2 टू द पावर n। इसका अगर हम सिंपल सा फंडा देखें, अगर आपको सोचना है कि ये कैसे आया, तो व्हाट कैन वी डू? लिसन, x प्लस वाई
अब मैंने पीएनसी में तो कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से समझाया था कि किसी भी आइटम को उठाने का, देखो एक बार कॉम्बिनेशन के लॉजिक को दोबारा याद करते हैं और फिर मैं बाइनोमियल का लॉजिक से भी इधर बताऊंगा, ठीक है? तो याद करो NC0 का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है अनम्यूट करके? सर नहीं NC0 का वैल्यू मतलब NC0 का मतलब क्या होता है ये बताना एक बार। सर n आइटम्स में से 0 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली, n आइटम्स में से 0 आइटम को सिलेक्ट करना है। NC1 का मतलब क्या है, n आइटम्स में से एक आइटम को सिलेक्ट करना है। NC2 का मतलब n में से 2 को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से NCN का मतलब क्या है, n आइटम्स में से पूरा n आइटम्स को सिलेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं इसमें मान लो कि आपकी टेबल पे n आइटम्स रखे हुए थे, तो क्या क्या केसेस हो सकते थे, एक बार अगर हम बात करें, आपकी टेबल के आगे n आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक है? तो या तो आप आइटम को टच ही नहीं करोगे, मान लो मैथ्स की बुक रखी थी तो टच ही नहीं करोगे, ठीक है? या फिर आपका फेवरेट कुछ रखा होगा तो पूरा का पूरा उठा लोगे, या फिर थोड़ा उठाओगे थोड़ा छोड़ोगे, एक उठाओगे दो उठाओगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो चीजों को डील करने के क्या तरीके थे, या तो मैं चीजें को उठाता या मैं उसको नहीं उठाता, या मैं किसी भी आइटम को उठाता टेबल से या मैं उस आइटम को नहीं उठाता। तो कहने के लिए हर आइटम के साथ डील करने के कितने तरीके हुए, n आइटम्स में से कोई भी एक आइटम के साथ डील करने के कितने तरीके हुए? सो देयर आर ओनली टू वेज हाउ, या तो मैं उस आइटम को उठाता या मैं उस आइटम को नहीं उठाता, राइट? या तो मैं उसे पिक करता या मैं उसे पिक नहीं करता। तो जितने भी n आइटम्स, मान लो आपकी टेबल पे 10 आइटम्स रखे हुए, एग्जांपल सोच लो आपकी टेबल पे 10 आइटम्स रखे हुए, तो या तो आप पहला आइटम को पिक करते या उसको पिक नहीं करते। कितने तरीके हुए डील करने के? दो तरीके। सेकेंड आइटम को या तो आप पिक करते या आप पिक नहीं करते। कितने तरीके हुए? दो तरीके। थर्ड आइटम को आप पिक करते या नहीं पिक करते। कितने तरीके हुए? दो तरीके। तो ऐसे करते करते हर आइटम के साथ डील करने के आपके पास कितने तरीके हुए? दो तरीके, राइट? लेकिन अगर हम 10 के 10 को कंबाइन करके सोचें तो मेरा आंसर क्या होगा? तब मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना बार 2 को मल्टीप्लाई करूंगा? जितने आइटम्स है। बिकॉज कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को याद कीजिए तो कुछ ऐसे डैशेस वगैरह बनाते थे। अब मैं पहला आइटम के साथ डील करने के दो रास्ते हैं, दूसरे के साथ भी दो रास्ते हैं, ऐसे करते करते सबके साथ दो रास्ते हैं। और क्योंकि हम सारे आइटम्स के साथ डील करने वाले हैं, या तो मैं आइटम्स को पिक करूंगा या नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं सारे आइटम्स को डील कर रहा हूं। तो इसीलिए मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता था? टोटल नंबर ऑफ वेज में मेरा इंडिविजुअल वेज का मल्टीप्लीकेशन होता था, ठीक है? तो इसको 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? जितने आइटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। अगर 10 आइटम्स प्रेजेंट होंगे तो 2 10 बार मल्टीप्लाई होकर मुझे 2 टू द पावर 10 दे देगा। अगर मेरे पास n आइटम्स होंगे तो 2 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 2 टू द पावर n, ठीक है? रिजल्ट आएगा 2 टू द पावर n। सबसेट का फंडा भी लगा सकते हो, बट सबसेट हाँ सबसेट का फंडा भी लगा सकते हो कहने के लिए। आकाश कह रहा है बायो का बुक होगा तो नहीं उठाएंगे, ठीक है? अच्छी बात है। सो आई होप ये पीएमसी कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक आपको थोड़ा सा याद हो रहा होगा। नाउ लेट्स गो टू, अगर मुझे इसे बाइनोमियल के फंडे से सॉल्व करना होता, बाइनोमियल के फंडे से, तो मैं कैसे सॉल्व करता? देखिए x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है? इसका एक्सपेंशन में क्या होता है? NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y टू द पावर 1 प्लस NC2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। ऐसे चलते चलते कहां तक चलेगा गाइस? ये चलेगा NCN x टू द पावर 0 y टू द पावर n। ये मेरा लास्ट टर्म होगा। अब आप बताओ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं
ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन रहे हैं NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN, इनका एडिशन पूछ रहा हूं। अगर मैं इनका एडिशन निकालना चाहता हूं, आप सोचो क्या मेरा एडिशन बहुत आसान नहीं हो जाता अगर मेरे पास NC0 के साथ बाकी जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो वो 1 है। अगर NC0 के साथ बाकी चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 1 हो गया, NC1 के साथ जो बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वो 1 हो गया, NC2 के साथ जो बाकी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं 1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान नहीं हो जाएगा क्या? सोचो एक बार गाइस, सोचो। जस्ट इमेजिन if I put x is equal to 1 and y is equal to 1, अगर मैं x का वैल्यू भी 1 रख दूं और y का वैल्यू भी 1 रख दूं तो उससे क्या होगा? उससे आप एक बार एक्सपेंशन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये बन गया मेरा 2 to the power n। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखना तो एक बार क्या बन रहा है? राइट हैंड साइड में बन रहा है NC0 इंटू 1 to the power n। 1 to the power n का वैल्यू कितना होगा गाइस? 1 ही तो रहेगा। नेक्स्ट NC1 के साथ क्या आ रहा है? 1 to the power n minus 1, 1 to the power n minus 1 इंटू 1 to the power 1, क्योंकि x के ऊपर पावर n minus 1 था और y के ऊपर पावर 1 था। तो नोटिस कर रहे हो क्या कि अब x को भी हमने 1 रख दिया, y को भी हमने 1 रख दिया, तो हमारे पावर्स में कोई चेंज, मतलब अब उसके ऊपर जितना भी पावर लगेगा हमारा वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। और अगर हमारा वैल्यू हमेशा 1 रहेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास उस टर्म में सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही तो बच रहा होगा। यस और नो? थिंक वंस अगेन, जहां पे दिक्कत हो रही है बताइए। सिद्धांत का क्वेश्चन है कि सर x और y की वैल्यू को 0 क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? सिद्धांत, अगर आप x को 0 कंसीडर करोगे तो पहला टर्म में एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो ये 0 टू द पावर n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और y टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड है। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो पहला टर्म तो अनडिफाइंड हो गया, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 टू द पावर n minus 1 0 रहेगा और 0 टू द पावर 1 भी 0 रहेगा, तो सेकंड टर्म पूरा गायब हो गया। सेकंड टर्म पूरा गायब हो गया। हम अपना बाइनोमियल कोएफिशिएंट को गायब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमने 0 नहीं पुट किया। आनंद कुमार का कहना है कि सर x और y को 2 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन क्या उससे आपका जो टर्म्स है, एक्सपेंशन में जो टर्म्स है उसमें NC0 अकेला रहेगा? अब हो सकता है ना NC0 के साथ कुछ ऐसी चीजें मल्टीप्लाइड हो जिसको रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे मान लो मैं x का वैल्यू, आनंद कह रहा है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 लेते हैं। देखो आनंद क्या होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? 2 + 2 4, 4 टू द पावर n। यहां देखो क्या बनेगा, यहां NC0 इंटू 2 टू द पावर कितना? x का वैल्यू 2 रखे हो ना, तो 2 टू द पावर n बन गया, प्लस सेकेंड टर्म पे आ जाओ। सेकेंड टर्म पे आते हो तो क्या बनेगा? NC1 के साथ ध्यान से देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टू द पावर n minus 1 इंटू 2 टू द पावर n minus 1 इंटू 2 टू द पावर 1। ये नोटिस करो, ये वैल्यू अल्टीमेटली कितनी हुई? आनंद कितनी हुई बताओ? 2 का पावर n। 2 का पावर n ही हो गया ना। अच्छा, अगले टर्म पे चलते हैं, NC2, 2 टू द पावर n minus 2, क्योंकि x के जगह पे देखो 2 रख रहे हैं, तो 2 टू द पावर n minus 2 इंटू y टू द पावर 2, ठीक है, इंटू y टू द पावर 2 हो जाएगा। ये ओप्पो S1 कौन है? नाम जल्दी बता दो वरना रिमूव हो जाओगे। और ये सिंह कौन है? गाइस मैं रिमूव कर दूंगा फटाफट। कौन है सिंह? चलो रिमूव। हाँ, सो आनंद देखिए, NC2 इंटू 2 टू द पावर n minus 2 इंटू, अब y की जगह भी 2 रखे हैं, तो y की जगह भी 2 रखे तो क्या बन गया? 2 स्क्वायर। अब आप अगर अनंत 2 टू द पावर n minus 2 में 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या बनेगा?
फिर से 2 2 to the का power n। यस सर। तो फाइनली अगर मैं इसको रीराइट करूं नीचे, तो मैं कह सकता हूं कि 2 to the power n में हर जगह से कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, nc0 बचेगा, फिर nc1 बचेगा, फिर nc2 बचेगा, और ऐसा करते करते क्या रहेगा, लास्ट में ncn रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा समझा दूंगा अगर किसी को दिक्कत हो रही है, डोंट वरी। और ये जो 4 to the power n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n into 2 to the power n लिख सकते हैं क्या, सोचिएगा एक बार। यस सर। लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये और ये कट गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, राइट हैंड साइड में देखो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 to the power n दिख रही है। अगर आप ऊपर वाला अप्रोच को भी देखोगे, तो ऊपर वाले अप्रोच में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 to the power n है, और राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन ही हो रहा है। हमने क्या किया, जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, हम चाहते हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n का जब एक्सपांशन करेंगे, तो उस एक्सपांशन में हमारे पास जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम करना चाहते हैं हम, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी हमें पता है कि 2 to the power n होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा बाइनोमियल का फंडा लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन करोगे तो कुछ इस तरीके के टर्म्स आने वाले हैं आपको, ये nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू y1, इस तरीके के टर्म्स आएंगे। अब इसमें से जो मैंने रेड कलर से लाइन मारा हुआ है, हमको कहीं ना कहीं इनका एडिशन चाहिए। तो हमारा थॉट क्या होना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इसके साथ जो बाकी चीजें मल्टीप्लाइड है, ये अगर हम 1 कर पाए, इसके साथ जो बाकी चीजें मल्टीप्लाइड है अगर हम उसे 1 कर दे किसी तरीके से, तो हमारा राइट हैंड साइड में सिर्फ एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बचेगा। तो राइट nc0 nc1 के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म्स क्या है, वो सब x के पावर्स और y के पावर्स है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा अप्रोच क्या रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखने से हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, हमारे पास में राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बच रहे होंगे, ठीक है। और इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2 to the power n। अगर आप x और y की जगह पे 1 1 की जगह 2 3 भी कुछ रखना चाहोगे तो बिल्कुल रख सकते हो, बट उसमें आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन वुड बी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रख लो। सिंपल सा जो छोटा सा एक्सप्रेशन है वो आपका आंसर दे देगा। जो क्वेश्चन है आप चैट में पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। सो राघवेंद्र का क्वेश्चन है कि सर x और y फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है राघवेंद्र, आप x और y कुछ भी रख सकते हो, 1 1 कंडीशन नहीं है। बट हमने 1 1 क्यों रखा, इससे हमारा कैलकुलेशन देख सकते हो आप, सबसे इजी रहेगा, बिकॉज 1 to the power एनीथिंग, हम x और y के ऊपर कौन से पावर्स लगा रहे हैं, x और y के ऊपर हम होल नंबर लगा रहे हैं कि नहीं, होल नंबर लगा रहे हैं। तो 1 के ऊपर में अगर कभी भी होल नंबर लगा रहेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट हमेशा 1 ही मिलेगा। आनंद जीरो को छोड़कर कुछ भी जीरो भी लगता है ना, y के ऊपर पावर देखो, सबसे पहला टर्म में y के ऊपर पावर 0 लगा हुआ है, लास्ट टर्म में देखो x के ऊपर पावर 0 लगा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है रोशन यहाँ पे, ठीक है, x और y कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डील नहीं किया, इसलिए अभी उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बट हो सकता है। राघवेंद्र, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? दीक्षा का क्वेश्चन है सर यहाँ पे इवन नंबर लिए तो फिर से 2 to the power n आ गया, बट अगर ऑड नंबर लेते तो। दीक्षा सेम, अगर आप कुछ भी लोगे ना, कोई भी नंबर लोगे, आपका आंसर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए 2 to the power n ही आएगा। अगर आप मान लो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रखना चाहते हो ना, तो भी आपका यही आंसर आने वाला है, ठीक है। सिद्धांत का क्वेश्चन है x एंड y नेगेटिव लेंगे फिर भी 2 to the power n ही आएगा ना। हाँ सिद्धांत, फिर भी वो 2 to the power n ही आएगा, ठीक है। और किसी को दिक्कत है गर्ल्स?
निधि, आद्या, अनुष्का, बॉयज में कौन कौन है अभी? और त्रिपुरारी बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? शिवम, अंजन, आयुष, कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जस्ट डू वन क्वेश्चन। एक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? find the sum of binomial coefficients। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि वो एक्सप्लेन, अगर स्टिल किसी को दिक्कत होगी तो एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। x प्लस वाई टू द पावर 2, सिंपल। x प्लस 2y टू द पावर 2, इसका एक्सपांशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे उनका सम बताइए। जल्दी जल्दी में। राघवेंद्र और आनंद, आपने गलत कर दिया। दीक्षा, डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्या है ना, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे आप खुद के लिए। अगर हम x और y की जगह 1 1 रख सकते तो हम कोई भी दूसरा नंबर भी रख सकते, लेकिन हम उससे खुद का अप्रोच को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। आदर्श गलत है आंसर, निधि गलत है आंसर, शिवम गलत है, आनंदराज अब सही है, अंजन गलत, आयुष यू वांट द प्रीवियस स्लाइड, यू विल गेट इट, दिस इज माय प्रीवियस स्लाइड। आद्या, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? रोशन, आनंद अगेन गलत कर रहे हो यार, चेक करो। आई गिव यू वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, x प्लस 2y का स्क्वायर, उसका एक्सपांशन जब करोगे तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, मैं उनका एडिशन पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, राघवेंद्र सही है सही है, मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल रहा हूँ ना मुंह से, तब सही है सही है सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। निधि सही है, बहुत लोगों का आंसर सही है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रही थी मेरे से। आपको दो चीजें निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट्स। मतलब एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का तो फंडा, जैसे मैंने आपको कहाँ गया स्लाइड हमारा, हाँ ये स्लाइड याद है, यहाँ पे अभी जस्ट हमने कोफिशिएंट का मतलब क्या है और बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है ये डिस्कस किया था, राइट? तो चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में 18 मैसेजेस दिखे। अच्छा जी, ये देखो आदर्श ने खुद 7 मैसेजेस 7 बार लिखा है। ठीक है आदर्श, एक्चुअली गाइस बाइनोमियल कोफिशिएंट, आप बताओ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आएगा एंड कोफिशिएंट्स का सम कितना आएगा। जैसे कि व्हाट डू आई एक्चुअली मीन इज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ना, when I'm talking about binomial coefficients, तो मेरा फंडा वही है MC0 से लेके MCN तक। अब MC0 से लेके MCN हमेशा वैल्यू कितना होगा, 2 टू द पावर n ही होगा, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम करेंगे तो वो तो हमेशा 4 ही आएगा, हमेशा 2 टू द पावर n रहेगा। लेकिन जब मैं आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, सम ऑफ कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब चैट बॉक्स में बताइए, जितने भी टर्म्स इसके आएंगे ना उसमें कोफिशिएंट्स कितना आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यस आदर्श, नाउ इट्स करेक्ट, निधि इट्स करेक्ट, आदर्श जल्दी जल्दी में 99 लिख पड़े। हाँ आनंद, आनंद जिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में 4 बोला था सही बोला था, मैं अपने मन में
कोफिशिएंट सोच के चल रहा था। यस राघवेंद्र, सही है। आई कैन सी पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। दीक्षा सही है। आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दिव्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिवांश, रिया, रविशंकर, आंसर्स, अभिषेक। हाँ रिवांश, ए का ठीक है, बी का क्या होगा? दिव्या सही है। अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार लिख ही दूं तो हमको क्या मिलेगा यार? 2c0 x to the power 2 प्लस 2c1 x to the power 1 into y to the power 1, sorry not y, it's 2y ना, and plus 2c2 into 2y का पावर 2, ठीक है। और अगर आप इसका बेसिक a प्लस बी होल स्क्वायर कर लो ना, जिसको दिक्कत है वो और क्या कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फंडा एक बार लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो यहाँ पे 2ab कितना हो जाएगा? 4xy हो जाएगा। और फिर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? 4y स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोफिशिएंट की बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे सिंपल कोफिशिएंट्स कौन से वाले होने वाले हैं? इट्स गोइंग टू बी 1 हियर, जो यहाँ पे 1 है, ये 4 और ये 4। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? जब मैं आपसे कोफिशिएंट्स का सम पूछ रहा हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, तो जितने भी टर्म है, पहला टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, अगला टर्म है 4xy, उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4, अगला टर्म है 4y स्क्वायर, उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4। तो मैं इसी का सम पूछ रहा था। और इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका सेकेंड वे क्या था गाइस? सेकेंड वे था कि ये जो x प्लस 2y का स्क्वायर दिख रहा है आपको, x प्लस 2y का स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे आप क्या करोगे? पुट x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1, दोनों को 1 पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 9 हो गया कि नहीं? सो एम आई क्लियर नाउ? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना हुआ या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का सम निकालना हुआ, क्या ये आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो यस पे क्लिक करो जल्दी से, हरी अप। इफ इट इज क्लियर जल्दी से यस पे क्लिक करो। आदर्श, कोई दिक्कत है यहाँ पे? निखिल, रविशंकर, नो सर। रोशन, कोई दिक्कत? रोशन, समझ में आया क्या किया हम लोग यहाँ पे? चलो ठीक है। सो आते अब नेक्स्ट पार्ट पे गाइस। हाँ, so the next property, expansion में जो properties है, अगला property है binomial coefficients of the term equidistant from the beginning and end are always equal। इसका फंडा क्या होता है कि NC0 पहला टर्म का कोफिशिएंट है, binomial coefficient, और लास्ट टर्म का binomial coefficient है NCN, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेकेंड टर्म अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग से तो वो NC1 है, और लास्ट से अगर हम सेकेंड टर्म देखेंगे तो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा NCN-1। इनका भी वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो मैंने पहली क्लास में भी डिस्कस की थी, NCR इज इक्वल टू NCN-R। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर कह रहा हूं, इसका जो सबस्क्रिप्ट जो होता है ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इसका जो एडिशन है, ये एडिशन हमेशा कितना होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
इसका एडिशन n के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका सबस्क्रिप्ट 0 है, इसका सबस्क्रिप्ट n है, इनको ऐड किया तो n बन गया। इसका सबस्क्रिप्ट 1 है, इसका सबस्क्रिप्ट n-1 है, तो इनको भी ऐड किया तो n बन गया। तो इसीलिए इन सबके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन करना होगा मान लो, तो इस ये प्रॉपर्टी का हमेशा यूज होता है, हमेशा। ठीक है, तो और एंड इट्स एन इजी प्रॉपर्टी, आई बिलीव इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे ये एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है, तो ये कहने के लिए पहला टर्म है स्टार्टिंग से, और ये कहने के लिए आपका पहला टर्म है लास्ट से। तो इन दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इसको समझने में आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों C के ऊपर n लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर सॉरी C के नीचे क्या है, एक जगह R है तो एक जगह R माइनस 1 है। तो अगर मैं मान लो n का वैल्यू फॉर द टाइमिंग 5 ले लेता हूं, तो 5C3 कर देता हूं, प्लस NCR में आ गया 5C3, इसका मतलब n का वैल्यू 5 लिया और R का वैल्यू 3 लिया, तो अगले में क्या हो जाएगा, R माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों को जो ऐड करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 6CR, 6CR हो जाएगा आपका यहाँ पे 6C3। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 5C3 का वैल्यू होता है 10, 5C2 का वैल्यू भी होता है 10। ठीक है, और 6C3 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। तो देखो 6 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो 5 इंटू 4 20 दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप अपना कैलकुलेशंस भी बीच में इजी कर सकते हो। हाँ सिद्धांत, की प्रॉपर्टी पहले पढ़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दिखाया हुआ है, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पे, तो इसीलिए दोबारा देख रहे हैं हम लोग। दीक्षा कह रही है सर R प्लस 1th टर्म किसके इक्वल होगा। दीक्षा वो तो डिपेंड करेगा ना, जैसे कि मान लो कि 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, अब उसमें R प्लस 1th टर्म आप किसको रिप्रेजेंट करोगे। हम जनरली R प्लस 1 टर्म जो होता है वो तो एक तरीके से जनरल टर्म होता है ना, वो जनरल टर्म होता है, तो इसलिए हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, हमको पोजीशन पता होना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि R प्लस 1 टर्म स्टार्टिंग से और R प्लस 1 टर्म आखिरी से, लास्ट से, इन दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी को, यहाँ पे NCR लिखा हुआ है, अब C के ऊपर n है नीचे R है ना, तो दोनों में एक वैल्यू ऐड कर दी गई है, n प्लस 1 एंड R प्लस 1, दोनों में एक वैल्यू ऐड कर दी गई है। अगर आपको कहीं पे ये चीज दिखती है तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप लिख सकते हो n प्लस 1 C R प्लस 1। सिंपल सा इसका अगर मान लो हम छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार एक्सपैंड करता हूं मैं, यहाँ पे LHS को एक्सपैंड करता हूं, तो ऊपर क्या है, n प्लस 1 है। अच्छा, NCR का वैल्यू क्या होता है, तो NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में R प्लस 1 है, और NCR का डिनोमिनेटर में क्या आता है, तो NCR का डिनोमिनेटर में आता है R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ध्यान से देखो गाइस, न्यूमरेटर फाइनली क्या बन रहा है आपका, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर इज n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो क्या मैं n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल को n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, यस और नो। सर n हाँ, प्लस बोलिए। 1 और r प्लस 1 क्या है। वो जो भी NCR के जो वैल्यूज होंगे ना, उसी में n मान लो 5 है तो यहाँ पे 5 प्लस 1 लिखा होगा, R अगर 3 है तो यहाँ 3 प्लस 1 4 लिखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको 6/4 लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये प्रॉपर्टी है कि कहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है, जैसे अभी कॉम्बिनेशन का कह सकते हो कि NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाइड है, तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम पूरा का पूरा उसको एक सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी की फायदा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का। ठीक है, ओके
सो गाइज ऊपर है n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि n+1 इंटू एन फैक्टोरियल को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, उसको हम क्या लिख सकते हैं, r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और साथ में क्या है, साथ में n-r फैक्टोरियल है। कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट n+1 cr+1? Can I say this? And if it is true, then this is equal to my RHS of the property. प्रॉपर्टी का जो RHS है वो निकल कर आ रहा है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे NCR का ही फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर n+1 का फैक्टोरियल आएगा, नीचे r+1 का फैक्टोरियल आएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जब आप n+1 में से r+1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो 1 तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, n-r बचेगा। नहीं, सिद्धांत बोर्ड्स में आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने नहीं आते हैं, और अगर बाई चांस आ भी गया, किस्मत अच्छी रही, बोर्ड तो 11th का बोर्ड, ये तो 11th का पार्ट है ऐसे भी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? These are properties which you need to remember by heart. ये आपको मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में हम अपना स्पीड को बढ़ाने के लिए इन प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस प्रॉपर्टी, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट। आनंद का क्वेश्चन है कि सर 12th में 11th में से पूछता क्या है एग्जाम में। अगर मैं बता दूं कि क्या क्या पूछता है तो ऑटोमेटिकली जो जो चीजें नहीं पूछती हैं वो तो आप पढ़ना छोड़ दोगे ना, है कि नहीं। तो जब अगले साल, इसी साल जब दिसंबर में हम लोग बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे ना, जो 11th से नहीं लेना देना है, तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो गाइज ये प्रॉपर्टी अभी अपने कॉपी में लिखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। ये प्रॉपर्टी अपने कॉपी में लिखिए अभी, इसके ऊपर अगले स्लाइड में क्वेश्चन भी है। जेई में भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। अगेन इसका डेरिवेशन यही, इसी तरीके से आप इसको ब्रेक करके डेरिवेशन इजीली निकाल सकते हो। मैं उस छोटे से डेरिवेशन को आपके लिए छोड़ रहा हूं। कैसे याद रखोगे इस प्रॉपर्टी को, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। तो नोटिस करो दोनों में अंतर क्या है। तो इट्स लाइक ऊपर थर्ड टर्म का अगर कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो नीचे लिखा होगा सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट। और आपको कैसे याद रखना है, तो ये इसका जो सब्ट्रैक्शन करोगे ना, इसका जो सब्ट्रैक्शन करोगे, जब n में से r-1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, n में से r-1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n-r+1। ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ऊपर दिखेगा और नीचे आपका सिंपल सा r रहने वाला है, राइट। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 अभी जस्ट प्रूफ किया था ना फैक्टोरियल वगैरह लगा के, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। एम आई क्लियर? एग्जांपल आपके साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे 5c4 डिवाइडेड बाय 5c3 बाइनोमियल कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। तो इसकी वैल्यू बिना कोफिशिएंट को कैलकुलेट किए हुए, सबसे अच्छी चीज ये है, बिना कोफिशिएंट को कैलकुलेट किए हुए हम ये निकाल सकते हैं। एंड इफ यू आर क्लियर देन एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। अगर मैं आपको देता हूं 20c14 डिवाइडेड बाय 20c13 तो कितना होगा, 20c14 डिवाइडेड बाय 20c13 कितना होगा? Everyone tell me in the chat box. वेरी गुड, राघवेंद्र अंजन का आंसर आ गया। आनंद थोड़ी सी गलती कर रहे हो। इनफैक्ट राघवेंद्र अंजन एक बार खुद भी चेक करो, राघवेंद्र अंजन खुद भी चेक करो कुछ गलती की हो आप लोग। शिवम 7 तो नहीं होगा, वैल्यू 1 से कम आएगा।
1/2 भाई लोग 1/2 डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि हमेशा 1/2 आएगा। ये मत देखो कि इधर 1/2 है तो हर जगह 1/2 आएगा। हेलो सर, मेरा चेक कीजिए। क्या नाम है आपका? निखिल। ओ निखिल ने बहुत टाइम बाद कोई आंसर दिया है ना, तो जानना चाहता है सही है या गलत है। निखिल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंसर गलत है। देखो कैसे, सर अगर लेकिन आप इस केस में 1/2 ही आ रहा है। किसमें यस सर, 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है सर। मेरा भी 1/2 ही 1/2 ही आ रहा है। n की वैल्यू कितनी है? 20। r की वैल्यू कितनी है? 14। तो यहाँ पे 20 माइनस 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r कितना लिखेंगे? 14 लिखेंगे। अरे हाँ, ये तो 1/2 ही रहता है यार, क्या सोच रहा वही हूँ। तो सर। तो इसको फिर हम लोग 1/2 करके क्यों नहीं याद करते हैं? लेट्स से एक बार ये देख लेते हैं। सर हाँ सर ये 5C3 एंड 5C2 पे अप्लाई नहीं ना होगा? क्यों, उधर भी तो 1/2 ही आया है ना। 10/10 हैगा ना। 5C3 का वैल्यू 10 होता है और और 5C2 5C2 का हाँ वो एग्जैक्टली हर जगह 1/2 नहीं है। जैसे अभी हम अगर यहाँ देखें, ये देखो 20C11 डिवाइडेड बाई 20C10, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? ये देखो मैंने छोटी सी गलती कर दी, 10/11। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 10/11 आ रहा है। तो गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा, हर जगह 1/2 नहीं आता। एक्चुअली मैंने जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन लिया, वहां भी 1/2 आ गया, तो हो सकता है लोग इसको 1/2 बना के रख लें, ठीक है। सर तो ये हर जगह अप्लाइड नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी कैसा? अरे यार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, n माइनस आर प्लस 1/r, ये लगाना है, हर जगह 1/2 नहीं लगाना है, समझे? ओके। हाँ चलो, सो तब से मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब 5 मिनट का टाइम है। अभी जो प्रॉपर्टी बात कर रहे थे उसी के ऊपर है।
राघवेंद्र थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने क्या लिखा हुआ है? रेवांश अलग अलग है, अलग अलग है, 165 330 अलग अलग है। राघवेंद्र यू नीड टू टेल मी द वैल्यू ऑफ n ना, एक तरीके से तो आपसे n और r पूछ रहे हैं वो। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप n कैलकुलेट करोगे तभी जाकर आप वो बता सकते हो। हाँ ठीक है राघवेंद्र, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोग सॉल्व कीजिए। वेरी गुड आदर्श, सही है। सो जो लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फंस रहे हैं, मैं उनके लिए स्टार्टिंग कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम वो तीन टर्म्स का जो कोफिशिएंट की बात हो रही है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक है NCR-1, अगला होगा NCR और अगला होगा NCR+1। ठीक है, पहला NCR-1, उसके बाद NCR और उसके बाद NCR+1। ठीक है, ये मानेंगे। तो अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू 165, इसकी वैल्यू 330 और इसकी वैल्यू 460। ठीक है, ग्रेट। आनंद आंसर सही है, सिद्धांत सही है। तो अभी तक राघवेंद्र, आदर्श, आनंद, सिद्धांत के आंसर आ चुके हैं। रेवांश सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे NCR अपॉन NCR-1 ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका n-r+1 डिवाइडेड बाई r। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 डिवाइडेड बाई 165। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 2। तो मेन यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमको निकालनी है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि n-r+1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 2। ठीक है, रिया r का वैल्यू तो सही आ गया, उससे n निकाल लीजिए। दिव्या सही है, अभिषेक सही है, ग्रेट। सो आई बिलीव सब कोई कर पा रहे हैं अब इसको ना। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो NCR+1 डिवाइडेड बाई NCR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n-r डिवाइडेड बाई r+1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 462 डिवाइडेड बाई 330। यहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। आप पहला इक्वेशन से r की वैल्यू n के या फिर n की वैल्यू निकाल लो, r के टर्म्स में इधर पुट कर दो और आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अनुष्का सही है, ग्रेट। निधि, n का वैल्यू अगर आप 32/3 लिख रहे हो, पॉसिबल है क्या? n 32/3 पॉसिबल है? नहीं ना। n अगर 32/3 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बता पाओगे? तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से n का वैल्यू मिलेगा
कितना 11। अब अगर n का वैल्यू 11 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 11 + 1 12। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा, आप देख सकोगे। बेसिक सा सॉल्यूशन है, प्रॉपर्टी का हेल्प से देखो जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, दीक्षा का R का कैलकुलेशन वैल्यू, मिस्टेक हो गया था, 33/3 की जगह 32/3 लिखते थे। अच्छा दीक्षा चेक करो कहीं सिले मिस्टेक कर रहे होगे। सो नेक्स्ट, सो कोई भी बाइनोमियल में तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, पहला होता है जनरल टर्म, अगला होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड तीसरा होता है मिडिल टर्म। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जनरल टर्म के ऊपर, राइट। जैसे कि ये हमारा TR+1s टर्म होता है, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, NCR x⁻n-r × y⁻, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। अच्छा मैं चाहूंगा कि एक बार सबको जल्दी से ये कैलकुलेट तो करें, इसको कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, एक चीज आपसे डिस्कस हो जाएगी फिर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x⁻³ एंड x⁻4। x का पावर 6 पूरे पे पावर, हाँ 63/62। क्या 63/62? क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x⁻³ एंड x⁻4। सो देयर आर एक्चुअली टू डिफरेंट क्वेश्चंस, यू कैन से। x⁻³ वाला टर्म बताना है आपको, पूरा प्रॉपर टर्म, और x⁻4 वाला टर्म बताना है आपको। ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस कल कहूत में भी खूब किए हुए हैं। ओके, सो लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रोशन, ये y कहाँ से आ रहा है? y तो नहीं आ सकता, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला टर्म में भी वेरिएबल x है, दूसरे टर्म में भी वेरिएबल x ही है। नाउ सर तो y के जगह पे 1/3x हो जाए। नाउ लिसन, आपने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों टर्म्स पॉसिबल नहीं है, दोनों टर्म्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। कैसे?
तो चलो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी रखा हुआ है। आप सबने क्या किया होगा, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे दिमाग में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, दिमाग में मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जनरल टर्म लिखना, निकालना। ठीक है। जनरल टर्म लिखने के बाद क्या होगा, x के ऊपर जो पावर होगा, सेकंड स्टेप क्या होता है इसके बाद, फाइंड r। वो r बेसिकली क्या होता है कि x के ऊपर जो भी आपका पावर है, जो भी पावर है उस पावर को हम क्या करते हैं, उस पावर को आप एक बार 3 के साथ इक्वेट करोगे और वहां से r का वैल्यू निकलेगा, और एक बार उस पावर को आप सर नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर इवन है। देख लेते हैं, ठीक है। पावर 4 रखोगे उससे एक r का अलग वैल्यू आएगा, फिर उसी r के अलग वैल्यू को हम दोबारा कहां पुट करते हैं, जनरल टर्म के एक्सप्रेशन में पुट करके हम टर्म निकालते हैं। यस और नो? आद्या, आनंद, आयुष, देवांश, शिवम, त्रिपुरारी यही करते हैं ना। इस क्वेश्चन के एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होंगे। अब उसमें से अगर x टू द पावर 3 या x टू द पावर 4 वाला टर्म निकालना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म निकालने के बाद हम x का पावर देखते हैं जनरल टर्म में क्या है, उस x के पावर को हम एक बार 3 के बराबर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको x टू द पावर 3 वाला टर्म निकालना है, फिर हम x टू द पावर 4 वाला टर्म भी निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार हम पावर को 3 के साथ इक्वेट करेंगे, उसके लिए r अलग आएगा। एक बार पावर को 4 के साथ इक्वेट करेंगे, उसके लिए r अलग आएगा, ठीक है। ये मेरा बेसिक प्रोसेस होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सर 4 के साथ इक्वेट करने में r फ्रैक्शन में आ जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ये देखो आप जब यहाँ पे जनरल टर्म निकालोगे ना, दिख रहा है आपको, तो ये मेरा जनरल टर्म हो गया। अब इसको टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये मेरा जनरल टर्म हो गया। ये 6CR आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, 2 इंटू 6 टू द पावर 6 माइनस आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -1/3 टू द पावर आ रहे हैं। अब ये देखो ये x के ऊपर पावर क्या है, x के ऊपर पावर दिख रहा है मुझे 12 - 3r। अब आप कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के लिए क्या करोगे, जो पावर है 12 - 3r उसको हम 3 के साथ बराबर करेंगे। तो वहां से मुझे r का वैल्यू कितना मिल गया, वहां से मुझे r का वैल्यू 3 मिल गया। r का वैल्यू 3 मिलने का मतलब क्या है, जो मेरा चौथा टर्म होगा वो चौथा टर्म में x टू द पावर 3 इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब मैं x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं, जब मैं x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं, तो उधर क्या करूंगा गाइस, वहां पे जो ये पावर दिख रहा है 12 - 3r, इस पावर को मैं 4 से इक्वेट करूंगा, और जब मैं इसको 4 के बराबर कर रहा हूं ना, तो मेरा r का वैल्यू कितना आ रहा है, मेरा r का वैल्यू 8/3 आ रहा है। लेकिन r क्या होता है, r तो होल नंबर ही रहता है। अभी यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x टू द पावर 4 वाले टर्म्स मेरे को देखने को मिलेंगे ही नहीं। x टू द पावर 4 वाले टर्म्स मुझे देखने को नहीं मिलेंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? प्लीज वेरीफाई कीजिए। आप क्या कर सकते हो, घर पे अगर आप चाहो तो इसका एक्सपेंशन लिख लेना, इसके 7 टर्म्स निकल कर आएंगे ना, वो सातों टर्म्स लिख लेना, आपको वहां पे भी दिख जाएगा। बट हम वो 7 टर्म्स लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो इसीलिए फंडा क्या है, फंडा है जनरल टर्म निकालेंगे, x के ऊपर जो पावर दिख रहा है उस पावर को एक बार 3 के साथ इक्वेट करेंगे, r निकालेंगे, एक बार उस पावर को 4 के साथ इक्वेट करेंगे, r निकालेंगे। जब हमने 3 के साथ इक्वेट किया तो r का वैल्यू होल नंबर आ रहा था, तो r का वैल्यू होल नंबर आने के बाद हम टर्म बता सकते थे। लेकिन जब x पावर को 4 के साथ इक्वेट किया तो r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। रिवांश, x टू द पावर 4 वाला टर्म हो ही नहीं सकता। राघवेंद्र का कहना है कि सर x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में आए, तो राघवेंद्र अगर x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में आएगा तो वो x टू द पावर -4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन अगर x टू द पावर -4 पूछ रहा होता तो हम पावर को -4 के बराबर इक्वेट करके भी निकाल सकते थे।
ठीक है। हाँ, कौन कह रहा था, बताइए क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ पे 12 माइनस 3r कैसे आया? 12 माइनस x टू द पावर 12 माइनस 3r। ये देखिए, इस एक्सपेंशन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जब आप जनरल टर्म लिख रहे होगे तो आपका क्या होगा, पहले तो आप एनसीआर लिखोगे, उसके बाद आप 2x² के ऊपर पावर क्या लगाओगे, n माइनस आर लगाओगे, उसके बाद आप कहाँ पे पावर लगाओगे, -1/3x के ऊपर क्या पावर लगाओगे, आप लगाओगे r लगाओगे। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से x को अलग करना चाहूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x का पावर क्या है, पहला टर्म जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है, तो 2 के ऊपर लग रहा है n माइनस आर, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, 2n माइनस 2r बन जाएगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे देखो, ये x अभी डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगा -1 और बाहर पे पावर है r, तो उस हिसाब से हम क्या यहाँ पे -r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा पावर्स, तो x टू द पावर क्या बनेगा, 2n माइनस 3r, क्योंकि यहाँ पे -2r है, यहाँ पे -r है, ऐड करोगे तो वो -3r बन जाएगा। तो फाइनली x के ऊपर पावर क्या दिख रहा है, 2n माइनस 3r, n का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, 6 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3r, और इसीलिए यहाँ पे x के पावर में 12 माइनस 3r लिखा हुआ है। क्या क्लियर है आप भैया? यस सर। ओके। राघवेंद्र, क्लियर है आपका डाउट? बाकी लोग, जिन जिन लोगों के डाउट से, इज इट क्लियर? हाँ राघवेंद्र, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग x टू द पावर 4 पूछ रहा है ना, x टू द पावर 4 and x टू द पावर -4 will be different to each other or not? पॉसिबल है कि एक्सपेंशन में x टू द पावर 4 वाला टर्म दिखे, x टू द पावर -4 वाला टर्म भी दिखे। ठीक है, ऐसा ही सोच लो ना, अगर मैं यहाँ पे 3x² लगा दूंगा ना, इस क्वेश्चन में आपको 3x दिख रहा है, अगर मैं 3x² लगा देता हूँ तो आपको x टू द पावर 4 वाला टर्म भी दिखेगा और आपको x टू द पावर -4 वाला टर्म भी दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे 2r लिखा हुआ है, ये 3r लिखा हुआ है, ये हो सकता है थोड़ा जूम करने के कारण। और अच्छा, इसको देख रहे हो, अरे अभी इसको कंबाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे 12 माइनस 2r है और यहाँ पे एक r है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो 12 माइनस 3r आएगा। ठीक है, सो क्या ये लॉजिक क्लियर है अब आप सबका? नाउ गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2021 मार्च वाले पेपर में, सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा चेंज था। तो मैं चाहूंगा कि पहले लोग इसको एक अटेम्प्ट ले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। कौन गाना गा रहा है? अनुष्का। पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो सब कोई।
रोशन का आंसर आया है। आई थिंक रोशन थोड़ी सी गलती है, चेक कर लो। आई थिंक थोड़ी सी गलती है, एक बार मैं तभी आंसर मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका जनरल टर्म मैंने लिखा हुआ है। अब रैशनल टर्म का मतलब क्या होता है बता सकते हो? यहाँ पे रैशनल टर्म कौन से वाले टर्म होंगे सर? जिसमें रूट में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे √3 नहीं हो, √2 नहीं हो। एग्जैक्टली, √3 ना हो, √2 ना हो। और वो कब नहीं होगा? जब हम 3 के ऊपर पावर्स क्या लगाए, 3 के ऊपर फिर हमारे पास इवन हो, कंडीशन सिर्फ इंटीग्रल इवन पावर्स होना ही चाहिए। चलेगा, राइट? तो 3 के ऊपर हमको ये पता चल जाएगा कि अगर हम चाहते हैं कि रैशनल टर्म्स सिंपल सा फंडा यार, आप सबको पता है कि अगर हम 3 के ऊपर पावर 1 रखेंगे या पावर 2 रखेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। लेकिन वही अगर 3 के ऊपर हम पावर 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके का कोई फ्रैक्शन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है इरैशनल, राइट? वो बन जाता है इरैशनल। तो रैशनल टर्म्स अगर हमको चाहिए तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा? आनंद, सिद्धांत, योर आंसर इज करेक्ट। राघवेंद्र, यू आर डूइंग अ स्लाइट मिस्टेक। रिया, वेरी गुड। रिया कैसे किया क्वेश्चन बताओ एक बार। रिया कैसे किया आपने क्वेश्चन? अनम्यूट करके बताओ। क्या हो गया? अनम्यूट कीजिए रिया। बताओ कैसे किए हो? हाँ तो यहाँ पे दो हाँ एक्सपोनेंट 3 और 4 दिया है जो। हाँ, कैसे? आंसर तो आपने सही लिखा, कैसे लिखा ये बताओ जल्दी। फिर से आपने खुद को म्यूट कर लिया। देखो, इससे क्या पता चलता है कि आपने ये क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है आर.डी. शर्मा या अपने अवंती के मॉड्यूल में ये होगा, तो आपको वहां से आंसर याद है, फटाक से आपने आंसर दे दिया। अगर आपने खुद से सॉल्व किया होता तो आप एटलीस्ट बोल पाते, ठीक है? तो कहीं से आंसर देखकर सिर्फ आंसर बताकर मेरे सामने इंप्रेशन क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। वही स्टूडेंट आंसर दे जिसने सॉल्व किया हुआ है। तो रैशनल टर्म्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि 100 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 एंड r बाई 2 दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप r बाई 2 को इंटीजर चाहते हो तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? r का वैल्यू होना पड़ेगा 2k। r का वैल्यू होना पड़ेगा 2k, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2k को पुट कर देता हूँ, 1000 माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर नीचे से देखो 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचा 500 माइनस k। तो इससे हमको एक चीज तो पता चल रहा है कि k का वैल्यू हम अब सोचो कि r का वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते थे? r का वैल्यू हम रख सकते थे 0 से लेके 1000 के बीच में, क्योंकि पावर हमारा 1000 का है, ठीक है? तो अगर r का वैल्यू हम 0 से 2k रखेंगे, सॉरी, r का वैल्यू अगर हम 0 से लेके 1000 तक रखेंगे तो उस हिसाब से k के लिए क्या कंडीशन होगा? k के लिए कंडीशन हो जाएगा 0 से लेके 500, राइट? क्योंकि r 2k है, 0 से लेके 500। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा r क्या क्या हो सकता है? r हो सकता था 0 हो सकता था, 2 हो सकता था, 4 हो सकता था, 6 हो सकता था, 8 हो सकता था। ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम जा सकते हैं 1000 तक, राइट? हम जा सकते हैं 1000 तक। तो ऐसे कितने टर्म्स हो गए? तो दीज आर 501 पॉसिबल वैल्यूज,
these are 501 possible values. शॉर्ट एंड सिंपल सॉल्यूशन था। सर तो हम भी तो 501 ही बोले थे ना चैट में। आपका 550 कुछ आ रहा था ना शायद। वो 501 लिखना चाह रहे थे, लेकिन सर हम दूसरा लॉजिक से बनना है इसको। 550 अच्छा, क्या लॉजिक है बताओ। सर इस मतलब ये एक्सप्रेशन को हम लोग √3 + √2 का पावर 1000 लिख सकते हैं। हाँ और इसी में हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करें तो फर्स्ट टर्म इसका इवन आ रहा है, सेकंड टर्म ऑड आ रहा है और इसका लास्ट टर्म आ रहा है ये इवन आ रहा है, तो इसमें टोटल टर्म 1001 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इवन और कैसे आ ऑड रहा है? सर 1000 C0 ये इवन होगा और √3 to the हाँ power हाँ 1000 ये भी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन और जब सर अब सेकंड टर्म अगला टर्म आपका ऑड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब रूट में आ गया। हम जनरली जो ऑड वैसा मतलब कि इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। हाँ इरेशनल होगा। उसी तरह सर मतलब अल्टरनेट करके रेशनल इरेशनल होगा, तो लास्ट टर्म हम लोग का रेशनल आ रहा है, तो टोटल हम लोग का 501 टर्म रेशनल आएगा। यही था। ठीक है, बट ये लॉजिक में थोड़ा सा खुद को बचाना कि मान लो अगर ये 2 के जगह पे 6 होता, 2 के जगह पे अगर 6 होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता। फिर आपका जो अप्रोच, अगर आप उधर भी आपके अप्रोच से आप ऑल्टरनेट वैल्यूज को ही काउंट करते, लेकिन वहां आपको पता चलता कि 3 और 6 के कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जो मल्टीप्लाई होकर, जैसे 2 और 3 क्या है ना, को प्राइम्स है, तो 2 और 3 को प्राइम्स है, तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा इरेशनल का, तो रिजल्ट भी इरेशनल होगा। लेकिन 3 और 6 को प्राइम्स नहीं है, जैसे कि √3 इंटू मान लो हम लोग ले लेते हैं √24 48, मतलब बहुत सारे वैल्यूज निकल कर आएंगे। आई थिंक 48 से हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा सर लेकिन बोलो। कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पे तो वो इरेशनल ही ना होता है। नहीं, √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा ना। अगर सर हम ये दो इरेशनल नंबर है। हाँ √3, अगर आप दो अलग अलग इरेशनल लेना चाहते हो तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, √3 और 2√3 ले लो, या फिर √3 इंटू √12 ले लो। एक तरीके से ये भी तो दोनों इरेशनल है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, रैशनल बन जा रहा है ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपका अप्रोच परफेक्टली काम करेगा। रीजन इज 3 और 2 को प्राइम्स है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके के नंबर्स मिल जाए जहां पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ दिख रहा है, तो फिर आपका लॉजिक कहेगा हमेशा ऑल्टरनेट नंबर, लेकिन उस केस में ऑल्टरनेट नंबर से काम नहीं होगा। ठीक है, या सर वैसे हम इसको चेक किए थे तो इसमें मतलब कि करेक्ट ही था। इसमें तो करेक्ट होगा, इसमें करेक्ट होगा क्योंकि ये को प्राइम्स है। बट अगर मान लो कि एक जगह पे 3 था और 2 के जगह पे 6 होता, 12 होता, तो वहां पे फिर आपका अप्रोच चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब वहां पे फिर आपका अप्रोच से सही आंसर नहीं आ पाता। क्लियर है ये चीज? लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं होता वहां पे? यस सर। ओके चलो। सो बाकी लोग, आई होप दिस इज क्लियर। फंडा क्या था, 3 के ऊपर पावर्स हमारे इंटीग्रल होने चाहिए, 2 के ऊपर पावर्स भी मेरे इंटीग्रल होने चाहिए। अब r/2 को अगर हम इंटीजर चाहते हैं, मतलब कि r हमेशा इवन होना चाहिए, और 100 माइनस r/2 भी अगर हम इंटीजर चाहते हैं, तो फिर आप r के पॉसिबल केसेस सोच सकते थे कि नीचे 2 है, इसका मतलब 100 माइनस r को भी इवन करना है। इवन करना है तो r का वैल्यू ऑलरेडी 1000 इवन है, तो r को भी इवन रखना पड़ेगा ताकि इवन माइनस इवन इवन हो। मतलब बहुत सारे फंडे से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो, इफ दिस इज क्लियर, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, सो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस क्वेश्चन केम इन जेईई मेंस 2021, इस साल के पेपर में आया वो क्वेश्चन है। तो सबको ट्राई करें। अंजन, आपके रेस्पॉन्सेज बहुत कम आने लग गए हैं। अंजन एंड शिवम, क्या हो गया आप लोगों को? पहले के मुकाबले आपकी स्पीड बहुत कम हो गई है। सर आंसर गलत आ रहा था इसलिए नहीं कि एक का रेशनल आ रहा था, तो रेशनल हो नहीं सकता इसलिए नहीं गई। गलत सर आंसर आ रहा था। पहले के मुकाबले में वही कह रहा हूँ, स्पीड गिर चुकी है।
मेरा ये तीसरी क्लास है और मैं नोटिस किया हूँ ये चीज। शिवम आपके लिए भी। ओके सर, इनको है। सेम फंडा है भाई, लास्ट क्वेश्चन वाला ही, सब कोई ट्राई करे। ओके शिवम प्लीज ध्यान रखिए। रोशन बहुत जल्दी आंसर दिया हो, गुड। रोशन एक बार चेक करो, आंसर गलत है। गाइस हरी अप। टाइम हो चुका है। देखो टाइम हो गया ना, 5 लोग जो नॉन सीरियस होते हैं वो निकल चुके हैं। 20-21 से अटेंडेंस 15 पे गिर चुका है। निखिल जा चुका, रिया जा चुकी, ये सब है नालायक वाले। नीलू नहीं है। टाइम खत्म होते ही उनको लगता है कि बस काम खत्म, मेरा अटेंडेंस हो गया बस। राघवेंद्र सही है, वेरी गुड। गाइस एक काम करते हैं, मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे इस स्लाइड में ऑलरेडी है, मैं सॉल्यूशन इसका डाल दूंगा, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि लोग ट्राई करें, भले आपको शायद 10 मिनट लगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें और फिर आंसर निकालें। ओके, आदर्श आंसर सही है, आनंदराज आंसर गलत है, निधि गलत है, आनंद कुमार गलत, अंजन गलत, अनुष्का वेरी गुड सही है। अभी तक अनुष्का
आदर्श एंड राघवेंद्र ने इसका सही आंसर दिया है, अभिषेक गलत। सो ट्राई कीजिए, जिन लोगों का गलत हुआ है ट्राई कीजिए, स्पेंड कीजिए 10 मिनट, लेकिन ये आंसर खुद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ सही आंसर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन मत देखिएगा। सही आंसर इज ऑप्शन 1, सही आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। तो और इसी से हम कल क्लास अपना शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं से हम अपना क्लास शुरू करेंगे। मैं यहीं पे एंड करता हूँ, टेक अ ब्रेक बिकॉज देन यू हैव योर फिजिक्स क्लास फ्रॉम 12:30, ओके। मुझे भी सेंटर पे निकलना है। पीडीएफ जरूर भेज दूंगा आनंद, अगले आधे घंटे के अंदर, मतलब यहाँ से सेंटर पे पहुंचूंगा, फिर लैपटॉप खोलकर पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो भी रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा मैं खुद ही। मैथ्स का डीएसएस निधि एक बार हम बात कर लेते हैं। आपको अगर फोनिक्स का चाहिए तो मैं सुनील सर से बात कर लेता हूँ, और अगर इसका डीएसएस तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों प्लान करूंगा, ठीक है। कल वाला आदर्श थोड़ा सा पॉसिबल है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। कल वाला एक्चुअली मैंने अपने लैपटॉप से नहीं लिया था, अपने लैपटॉप से लिया होता तो मैं आराम से भेज देता। निधि उसके नीलम सर को पकड़ो, स्टिल मैं एक बार बात करके मैं करवाता हूँ, ठीक है। सर हम हमसे बोले थे कल क्लास के बाद ही बोले थे, सर बोले ठीक की तबीयत खराब है कर एक्चुअली, वो देंगे, ना, और मैसेज किए तो बोले कि अभी हम आउट ऑफ छपरा है। हाँ वो आउट ऑफ छपरा है। यस यस गाइस, सो यहीं पे एंड करता हूँ एंड मैं केमिस्ट्री वाला अपलोड करवाता हूँ, ठीक है, सेंटर पे जाके मैं अपलोड करवाता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।